बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद खातमुन नबीयीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है क्रुस्कुल-वालिस एज टेस्ट, या सिंपल इसको क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट भी कहते हैं। इससे पहले हमने जो टेस्ट पढ़े थे वो 1 सैंपल या 2 सैंपल्स के लिए थे, जिसके अंदर हमने मीन कैलकुलेट करते थे पैरामेट्रिक मेथड्स के अंदर और चेक करते थे उसकी टेस्टिंग। और नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स में हम मीन से शिफ्ट हो गए मीडियन की तरफ। और फर्दर जो अब क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट है, ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं एफ टेस्ट की जगह। एफ टेस्ट के अंदर जब भी अजम्पशंस वायलेट हो रही हों तब उसकी जगह जो है क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट हमने यूज़ करना है। अब एफ टेस्ट को भी हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 वे नोवा भी उसे कैलकुलेट करते हैं, 2 वे नोवा भी कैलकुलेट करते हैं, यानी CRD, RCBD डिज़ाइन, लैटिन स्केल डिज़ाइन, डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम एफ टेस्ट के ज़रिए यूज़ करते हैं। ये जो क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट है ये हम एफ टेस्ट की जगह तब यूज़ करेंगे जब एफ टेस्ट 1 वे अनोवा की अजम्पशंस वायलेट हो रही हों। क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट यानी कि सिंपल हम कह सकते हैं 1 वे अनोवा की जगह पे यूज़ होता है। जब 1 वे अनोवा की अजम्पशंस जो हैं वायलेट हो रही हों तब हमने, यानी कि डाटा की जो है वो नॉर्मल ना हो, उसके अंदर रैंडमनेस क्लियरली ना हो कंप्लीटली, तो उसकी जगह जो है हम क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट यूज़ करते हैं। 1 वे नोवा अगर आपको याद हो तो इसके अंदर हाँ 1 साइडेड वेरिएशन होती है, जबकि RCBD डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर 2 साइडेड वेरिएशंस होती हैं। CRD डिज़ाइन, या सिंपली हम ये भी हम कह सकते हैं कि CRD डिज़ाइन की जगह हम क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। 1 वे अनोवा के अंदर हम ये करते हैं कि हम 2 और मोर पॉपुलेशंस का जो मीन होता है उसको हम कंपेयर करते हैं कि आया कि ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो कि डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए गए हैं, उनका मीन जो है आपस में इक्वल है या नहीं है। ये हम टेस्ट करते हैं 1 वे अनोवा के अंदर। अब इसी तरह सेम क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट में भी हम ये करेंगे, हम जो है डाटा की एवरेज जो है सेंट्रल वैल्यू हम चेक करेंगे डिफरेंट सैंपल्स की, आया कि वो इक्वल हैं या नहीं है। उसी तरह जिस तरह हम 1 वे अनोवा के अंदर हम टेस्ट बनाते थे हाइपोथेसिस टेस्ट कि जी ऑल द पॉपुलेशंस हैव सेम मीन्स, एंड अदर वन में हम कहते हैं कि ऑल द पॉपुलेशंस हैव नॉट सेम मीन, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफर। तो क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट में भी यही चीज़ है कि हाइपोथेसिस आपका उसी तरह बनेगा कि जी नल हाइपोथेसिस आप बनाएंगे कि जी sample means are equal, या all the means of the samples are equal, और alternative में at least one of them differ, या at least one all the populations have not same mean। इस तरह आप नया हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब इसकी मेजरमेंट में अब ये करना है कि नोवा के अंदर हम डिफरेंट सैंपल, उसका टी स्केयर आई थिंक जो वेरिएबल्स का स्केयर हम कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उनको सम करते थे और करेक्शन फैक्टर भी ऐड करते थे। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। यहाँ पर हमने रैंक्स बनाने हैं, यानी कि जो भी कंप्लीट एक जो डिफरेंट सैंपल्स थे उनको एक लार्ज ग्रुप ऑफ सैंपल्स के एज ए सैंपल उसको यूज़ करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 ग्रुप्स थे, 5 सैंपल्स थे और उसके अंदर 5 ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल हो गई आपके पास 5 ग्रुप्स और हर ग्रुप्स में 5 ऑब्जर्वेशन, टोटल 25 ऑब्जर्वेशंस होगी। तो अब सबको हमने रैंक करना है। सबसे पहले उससे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उसके, फिर ग्रेटर, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हमने सब वैल्यूज को हमने रैंक करना है। अब रैंक करने के बाद क्या करेंगे कि जी हर वैल्यूज को उसी के ग्रुप के अंदर एक रैंक बना देना है, एक वैल्यू जो है साइन कर देनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रुप में वैल्यूज थी 8 5 10 9 6। अब 8 जो फर्स्ट वैल्यू, इसका रैंक क्या बन रहा है ब्रैकेट्स में आगे लिख देना है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू का जो भी रैंक है वो आपने रैंक बना देना है। हर ग्रुप का यानी कि इस तरह आपने रैंक्स बना देने हैं, जो जो वैल्यूज आपने रैंक्स असाइन किए होंगे। अब उन ग्रुप्स को आपने सम करना है, उसके बाद स्केयर करके फॉर्मूले में पुट करना है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल आएगी, उसके अंदर आपको बेहतर आपको पता चल जाएगा कि हमने
किस तरह इसके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। We use the third point use the sums of the ranks of the case samples to compare the distribution, यानी कि जो डिफरेंट सैंपल्स की डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसको सम करने कंपेयर करने के लिए हम सम्स ऑफ रैंक्स वो यूज करते हैं। क्रुस्कल वालिस टेस्ट जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो है h इज इक्वल टू 12 ओवर n इंटू n+1 समेशन ti का स्क्वायर डिवाइड बाय ni माइनस 3 इंटू n+1। n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं और जो कि ni है ये हमारे पास स्पेसिफिक सैंपल है, यानी कि एक फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर कितने सैंपल्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं। और ti स्क्वायर ये जो है ये डिनोट करता है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के जो रैंक्स हैं उनका टोटल सम क्या है, उनको सम को आपने स्क्वायर करना है। क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। नल हाइपोथेसिस द की डिस्ट्रीब्यूशंस आर आइडेंटिकल वर्सेस, और अल्टरनेटिव में हम कहते हैं कि जी एटलीस्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफर, या हम ये कह सकते हैं कि जी ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट आइडेंटिकल। ये आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सेकंड पे आपने लिखना है कि जी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 1% है, 2% है, 3 है, 4 है, 5 है या 10% है। जो भी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा वो आपने लिखना है। थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रुस्कल वालिस h ये जो फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ है आपने ये कैलकुलेट करना है। और उसके बाद फोर्थ प्रोसीजर में आपने क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्रिटिकल वैल्यू आपने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन उसके टेबल को यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 सैंपल्स हैं तो आपने 5-1 यानी कि k-1 ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम और साथ में उसकी जो भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा 1%, 2% उसके हिसाब से आपने टेबल में से वैल्यू देख के क्रिटिकल वैल्यू को आपने सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये एग्जांपल है। 4 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर रैंडमली असाइन्ड टू बी टॉट विद 4 डिफरेंट टेक्निक्स। 4 ग्रुप्स थे स्टूडेंट्स के, उनको 4 डिफरेंट टेक्निक से पढ़ाया गया था एंड देयर अचीवमेंट टेस्ट स्कोर आर रिकॉर्डेड, और उन्होंने जो भी स्कोर या जो भी उनका रिजल्ट्स आया था उनको रिकॉर्ड किया गया। आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स आर सेम और डू दे डिफर इन लोकेशन, कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेस्ट की या स्कोर्स की वो सेम है या वो उनकी लोकेशन में डिफर कर रही है। अच्छा, लोकेशन जो एक वर्ड है ये एवरेज के लिए भी यूज होता है, जिसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिस तरह एक वर्ड है, एक चैप्टर है आपका, उसको हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं, क्योंकि एवरेज वैल्यूज जो हैं ये डाटा की लोकेशन को असाइन करती हैं। तो इसी लिहाज से यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि और दे डिफर इन लोकेशन, या यानी कि इनकी लोकेशन जो है चारों ग्रुप्स की वो सेम है या नहीं है, या चारों की एवरेज मार्क्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखें कि जो वेरिएशन है वो 1 टाइप है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक मेथड से पढ़ाया गया था। 4 ग्रुप्स थे, हर को डिफरेंट मेथड जो था, यानी कि एक ही टाइप का जो वेरिएबल यानी कि मेथड से उनको उससे पढ़ाया गया, और उसके बाद उनके टेस्ट के मार्क्स रिकॉर्ड किए गए एंड देन वो कह रहा है कि टेस्ट करें कि ये जो मेथड्स हैं इनके पढ़ाने से स्टूडेंट के ऊपर कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। ये अब टेस्ट करना है। अब इसको टेस्ट करना है कि क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो सैंपल्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम क्रुस्कल वालिस टेस्ट जो कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हाइपोथेसिस आप उसी तरह बना लेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स आर सेम, ये यानी कि जो स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के वो सेम है, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं कि जी द लोकेशन ऑफ द स्कोर्स आर सेम या द एवरेज ऑफ स्कोर्स आर सेम, यानी कि इस तरह आप नल हाइपोथेसिस बना सकते हैं। और उसी तरह उसके अल्टरनेटिव्स में द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर इन लोकेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन डिफर इन एवरेज एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफर फ्रॉम द अदर्स, इस तरह आप बना सकते हैं। सेकंड स्टेप में आपने नल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की वैल्यू जो है 1%, 2%, वट एवर जो भी हो वो आपने लिखनी है। थर्ड स्टेप में आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि एच का फॉर्मूला
स्कूल वालिस टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये आपने कैलकुलेट करना है 12/n इंटू n+1, ये आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर देखें कि n यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, 4 ग्रुप्स थे, हर ग्रुप के अंदर 4 वैल्यूज थी, यानी कि 16, n की वैल्यू आ गई 16। अच्छा, उसके बाद जो है t की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ये जितनी भी वैल्यूज हैं इनको रैंक्स देना होगा, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू उसको फर्स्ट, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू सेकंड। यहाँ पर अगर आप देखें तो थर्ड ग्रुप की फर्स्ट वैल्यू जो है 59, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है अमंग ऑल द वैल्यूज, तो इसको जो रैंक दिया गया है वो है 1। इसी तरह जो है इसी ग्रुप के अंदर जो लास्ट वैल्यू है 62, ये सेकंड वैल्यू है इससे बड़ी वाली, वो है, उसको रैंक दिया गया है अब 2। अब फर्स्ट ग्रुप की तरफ आ जाएं, फर्स्ट ग्रुप में जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 65, 62 के बाद जो है इससे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो 65 है, इसको रैंक दिया गया है अब 3। इसी तरह जो है फोर्थ वैल्यू जो है जो 65 से बड़ी वैल्यू है वो है 67, ये अगेन थर्ड ग्रुप में आ गई है, इसको 4 रैंक दिया गया। इसी तरह आपने कंप्लीट जो है ये रैंक्स को आपने असाइन कर देना, वैल्यूज को रैंक असाइन कर देना। उसके बाद आपने टी आई वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये टी आई वैल्यू जो है ये रैंक्स का सम है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के रैंक्स यानी कि 65 ये थर्ड नंबर पे आ रही थी, और उसके बाद जो है 87 ये 13 पे थी, 73 वैल्यू ये 6 नंबर पे वैल्यू है, उसके बाद जो 79 वैल्यू ये 9th नंबर पे। ये जो टोटल रैंक्स हैं आपने वैल्यूज को सम नहीं करना, यहाँ पर जस्ट रैंक्स को सम करना है। रैंक्स ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं 3, 13, 6, 9, ये जो सारे रैंक्स हैं इसको सम करना है, ये इक्वल आएंगे 31। इसी तरह सेकंड ग्रुप उसके रैंक्स को सम किया गया, ये 35 आए। इसी तरह थर्ड ग्रुप उसके 15 एंड फोर्थ ग्रुप उसके 55, ये आपने रैंक्स को सम कर लिया। अब रैंक्स की वैल्यू को आपने पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, 31 इसका स्क्वायर प्लस 35 उसका स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 4। अच्छा, यहाँ पर नोट करने के लिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर उसने एक स्टेप स्किप किया है, यानी कि आपने जो है हर वैल्यू का, ये जो आपने टी आई की वैल्यूज हैं इनके अंदर जो सैंपल साइज होगा उसका अलग अलग लिखना है। अगर तो सेम है सबके अंदर ग्रुप सैंपल साइज, यानी कि हर ग्रुप के अंदर यहाँ पर 4 हैं तो आप और डिवाइड बाय 4 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सैंपल साइज डिफर होगा तो हर वैल्यू को अलग अलग उसके सैंपल साइज से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर फर्स्ट का जो सैंपल है ग्रुप का वो 5 होता और दूसरे का 4 होता, तब आपने यहाँ पर नीचे लिखना था 31 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और सेकंड का अगर 5 साइज होता तो 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, और उसकी तरह जो थर्ड का ग्रुप का साइज होता और 4 का ग्रुप का साइज होता, ये अलग अलग डिवाइड करने थे। यहाँ पर जस्ट उसने क्या किया है कि अलग अलग वैल्यूज ही थी, जस्ट उसने एलसीएम ले लिया है कि सबका एलसीएम 4 और एक स्टेप उसने स्किप कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला है उसने सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने के बाद जो है ये वैल्यूज आई हैं 8.96, ये आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है 8.96 ये वैल्यू है। और उसके बाद जो है अल्फा जो वैल्यूज है वो 0.05 ली गई थी, और इसके लिहाज से जो काई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की गई थी 0.05 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हमारे k-1 k यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप्स इन दी डेटा, 4 ग्रुप्स थे हमारे पास, 4-1 ये 3 आ गया। अब रिजेक्ट H0 हम कहते हैं कि हमारे रिजेक्शन रीजन, अगर हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक वैल्यू जो है ये ग्रेटर होगी टेबलेटेड वैल्यू से, तब हम रिजेक्ट कर देंगे। टेबलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.81 आई है। अब हमारे पास जो कि वैल्यू थी टेस्ट स्टैटिस्टिक 8.96 थी, अब 8.96 जो वैल्यू है ये क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है, यानी कि टेस्ट टेबलेटेड वैल्यू जो है 7.81 इससे ये ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे H0 को रिजेक्ट कर देंगे। हमारा रिजेक्शन रीजन तो यही होता है ना कि रिजेक्ट H0, हमारा जो नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट कर दिया जाए इफ अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रेटर या इक्वल हो फ्रॉम द टेबलेटेड वैल्यू, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यानी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू, ये वैल्यू अगर ग्रेटर हो फ्रॉम द टेबलेटेड वैल्यू तब हमने रिजेक्ट कर देना है।
क्लियरली हम देख सकते हैं कि 8.96 ये जो वैल्यू है ये 7.81 से ग्रेटर है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर कंक्लूजन भी लिखा हुआ है, रिजेक्ट एच नॉट, देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, हमारे पास ऑन द बेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, हमारे पास एक सफिशिएंट एविडेंस मौजूद है टू इंडिकेट दैट देयर इज ए डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स फॉर द 4 टीचिंग टेक्निक्स, यानी कि जो 4 टीचिंग टेक्निक्स थी उनके अंदर एक डिफरेंस आ रहा है, ये हम कह रहे हैं ऑन द बेस ऑफ आवर रिजल्ट्स। ये आपने टेस्ट इसी तरह आपने फर्दर जो है क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने, आपको मैं इसके बाद एक क्वेश्चन भी दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व करके मुझे वो सेंड करेंगे। कुछ की कंसेप्ट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशंस के अंदर होपफुली इनमें से कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए होंगे, लेकिन अगेन मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। This method can be used when the data cannot be measured on a quantitative scale or when, अच्छा नॉन पैरामीट्रिक्स के लिए एक यहाँ पर एक पॉइंट्स भी लिखा है कि जब ये मेथड्स तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ को हम प्योरली क्वांटिटेटिव में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब जिस तरह देखिए कि हम अभी हमने जो एग्जांपल की है, यहाँ पर हमने टीचिंग मेथड्स को हमने कंपेयर किया है। अब टीचिंग मेथड्स को हम एग्जैक्टली हम न्यूमेरिक में नहीं लिख सकते, तो ये मेथड्स हम टीचिंग मेथड जो है ये एक ऑर्डिनल वेरिएबल है, और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये इसको हमें पढ़ा था कि इसको हम नॉमिनल या ऑर्डिनल वेरिएबल्स के लिए हम पार्टिकुलरली यूज करते हैं। The numerical scale of measurement is arbitrarily set by the researcher or when the parametric assumptions such as normality or constant variance are seriously violated। हम यानी कि इसके assumption जो है normality वो violate हो या constant variance, जिस तरह हम कहते हैं कि जी homogeneity of variance टू जी, बल्कि हाँ ANOVA में हमारी एक और assumption होती है कि हम कहते हैं कि all the variances of the populations are same, ये हमारी एक assumption होती है। तो अगर ये भी assumption डैमेज हो रही हो किसी भी डाटा के अंदर, तब भी हम पैरामेट्रिक को यूज़ नहीं करते, उसकी जगह पे हम नॉन पैरामेट्रिक क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। क्रुस्कुल-वालिस टेस्ट इसको हम कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं, ये जो कि जॉइंट रैंक्स करता है ऑल द ऑब्जर्वेशंस के लिए, जो कि एक सिंपल बड़े ग्रुप के अंदर के सैंपल्स के अंदर, के सैंपल यानी कि डिफरेंट सैंपल्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उसको एज ए बिग डाटा ये ट्रीट करता है, यानी कि उसको एक ही ग्रुप बनाकर उसके रैंक्स असाइन करता है और फर्दर उसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। TI जो है ये रैंक सम ऑफ सैंपल को नोट करता है ऑफ आई सैंपल, और टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है ये फॉर्मूला जो है ये ऑलरेडी आप प्रीवियस स्लाइड में आप देख चुके हैं। अच्छा, जब नल हाइपोथेसिस जो है इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जब फॉल्स होगा, नल हाइपोथेसिस जो होगा, तो H विल बी अनयूजुअली लार्ज, जो कि H की वैल्यू होगी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की ये लार्ज होगी, जिस तरह प्रीवियस में देखा था, क्योंकि हाइपोथेसिस जो था वो एक फॉल्स था, तो H की वैल्यू जो है वो लार्ज हो गई। अब ये लार्ज इसी वजह से हो रही क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है जो कि फॉल्स है। For sample size of 5 or greater, the rejection region for H is based on the chi-square distribution with k-1 degree of freedom। जब हमारे पास sample size large होंगे, 5 होंगे या greater होंगे, तो ये as close to as chi-square distribution उसके results करीब देता है, यानी कि chi-square को हम एज ए पैरामेट्रिक भी यूज़ करते हैं, एज ए नॉन पैरामेट्रिक भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारे पास डाटा लार्ज हो जाएगा, जो कि ग्रुप्स हैं 5 या उससे ज़्यादा हो जाएंगे, तो chi-square ये जो टेस्ट है क्रुस्कुल-वालिस ये क्लोजर हो जाएगा chi-square के, यानी कि इसके रिजल्ट जो है chi-square टेस्ट के जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट है उसके क्लोजर हो जाएंगे।